नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट आईएएस के भारत के संवैधानिक विकास पार्ट 3 के इस नए वीडियो में। हालांकि इससे पहले मैंने 2 पार्ट इसका अपलोड कर दिया है, भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट 1 और भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट 2। भारत के संवैधानिक विकास के पार्ट 1 में मैंने आपसे यह चर्चा किया था कि किस प्रकार जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे भारत की परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए यह कंपनी भारतीय राजनीति में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है और अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेंगे। और दूसरा वीडियो जो हमने चर्चा किया वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप यह समझिए कि जो भारत का संवैधानिक विकास है इसे हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है हमारा 1773 से 1858 ईस्वी कंपनी का शासन। ठीक है, और दूसरा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि 1858 से 1947 ईस्वी ब्रिटिश क्राउन का शासन या ब्रिटिश सरकार का शासन। तो भारत के संवैधानिक विकास पार्ट 2 में हमने आपको जो है इसके बारे में बताया था। 1773 से लेकर 1858 ईस्वी कंपनी के शासन के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने कौन कौन से अधिनियम पारित किए थे उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर अधिनियम तक हमने आपसे चर्चा की थी। अब आगे हम लोग इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग 1858 से 1947 ईस्वी ब्रिटिश क्राउन का शासन या ब्रिटिश सरकार का शासन, कि डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, शासन करेगी भारत पर, और जो है ब्रिटिश संसद से जो है कानून पारित किए जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 1858 से 1947 ईस्वी ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत हम लोग किन किन अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 1858 से 1947 ईस्वी ब्रिटिश क्राउन का शासन या ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत अगर हम लोग अधिनियमों की बात करें तो पहले अधिनियम की हम लोग चर्चा करेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, दूसरा अधिनियम हमारा होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तीसरे अधिनियम की हम लोग चर्चा करेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। जो हमारा चौथा होगा वो होगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और जो हमारा 5वां अधिनियम होगा वो होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। और जो छठा अधिनियम होगा वो होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। और अंतिम में हम लोग देखेंगे कि भारत को जो आज़ादी मिलती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से, तो इस अधिनियम की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ऑब्वियसली है कि जो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर बन रहा है वो 1858 का भारत सरकार अधिनियम बन रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि 1858 से पहले 1857 का विद्रोह हो जाता है। आपको पता होगा कि मंगल पांडे के द्वारा जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो जब तक आप 1857 के विद्रोह की थोड़ी सी पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे, थोड़ी पृष्ठभूमि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं इस दृष्टिकोण से अभी 1857 की क्रांति आपको पढ़ाऊंगा कि आपको पॉलिटी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर मैं 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है अलग से हिस्ट्री में आपसे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इसके तमाम पहलुओं की चर्चा हम लोग डिटेल से करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका क्या करेंगे, 1857 की क्रांति का जो है एक ऐसा रिव्यू लेंगे कि जिससे 1858 का भारत शासन अधिनियम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग 1857 की क्रांति की चर्चा करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग 1857 का विद्रोह, 1857 रिवोल्ट, या इसे हम लोग 1857 की क्रांति भी कहते हैं। भारतीयों की तरफ से ये पहला बहुत बड़ा विद्रोह था जिसमें लगभग अवध के 75,000 सैनिकों ने क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, और आम लोगों ने भी इसमें क्या किया था, भाग लिया था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतना बड़ा विद्रोह आखिर हुआ क्यों, इसके पीछे क्या कारण था। तो इसके पीछे कारण थे ये अंग्रेज, इसके पीछे कारण थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1757 में पलासी का युद्ध किया जाता है सिराजुद्दौला के साथ, जिसमें सिराजुद्दौला को धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है और बंगाल पर 1757 में अंग्रेजों का जो है वर्चस्व स्थापित हो जाता है। और अगर आप देखेंगे ध्यान से कि 1757 से लेकर यहाँ पर अगर 1857 की बात करें, 1857 की बात करें तो लगभग यहाँ पर 100 वर्ष का अंतर है। आखिर इन 100 वर्ष में अंग्रेजों ने क्या किया कि इतना बड़ा यह विद्रोह हो गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, तो भारतीयों का विभिन्न प्रकार से या अलग अलग तरीकों से जो है क्या किया, शोषण किया।
ठीक है, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, प्रशासनिक तरीके से, जो भी उससे संभव हो पा रहा था उन तरीकों के माध्यम से भारतीयों का क्या किया, शोषण किया। भारतीय बहुत ही व्यथित हो गए और इन्होंने जो है बहुत ही बड़ा विद्रोह कर दिया, जिसे हम लोग आज 1857 के विद्रोह या 1857 रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि 1857 के विद्रोह में हमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि कुछ अंग्रेजों के चेले चटिये थे जिसके कारण हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन ये 1857 का विद्रोह जो है ये आगे आने वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन होंगे उसमें जो है ये एक प्रेरणा का काम करेंगे। आगे आने वाले जो आंदोलनकारी हैं इस क्रांति से क्या करेंगे, इस विद्रोह से क्या करेंगे, प्रेरणा लेंगे। तो आइए हम लोग जो है इसके कुछ बिंदु को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि हमें ये पॉलिटी का जो दृष्टिकोण है ये समझना आसान हो जाए। हालांकि ये टॉपिक मैं आपके लिए अलग से भी लाऊंगा मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत के इतिहास में, जिसमें हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है पॉलिटी के प्रोस्पेक्टिव से, पॉलिटी के उद्देश्य से यहाँ पर इसको हम लोग देख रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह था इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे सिपॉय म्यूटिनी और हिंदी में कहेंगे क्या, इसको सिपाही विद्रोह कहेंगे, या इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह एग्जाम में सवाल बनता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो ये चीज भी आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट जो है इसके कारण से संबंधित है। क्या है कारण, तो देखिए कि इस विद्रोह का मुख्य कारण था कि लगभग 100 वर्षों में, अभी हमने बताया आपको 100 वर्ष, तो लगभग 100 वर्षों में कंपनी द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक शोषण, हर एक स्तर से जो है अंग्रेजों ने जितना भी संभव हो पाया भारतीयों का शोषण किया। और ये जितने भी शोषण थे ना, इसने 100 वर्षों में क्या किया, एक बारूद का काम किया। क्या किया, एक बारूद का काम किया। अब इस बारूद को एक चिंगारी की जरूरत थी, तो बारूद को चिंगारी कहाँ मिलती है, तो आप ये देखिए। तो इसका अगला जो बिंदु है वो है तत्कालीन कारण। यहां से इसको क्या मिलेगी, चिंगारी मिलेगी कि कारतूस पर लगी गौ तथा सुअर की चर्बी। कारतूस जो होता था इसको हम लोग क्या करते थे कि जिस कारतूस का इस्तेमाल इनफील्ड नामक राइफल में किया जाता था, तो इनफील्ड नामक एक राइफल था उसमें कारतूस का प्रयोग किया जाता था, और जो कारतूस था उसमें गौ तथा सुअर की चर्बी चढ़ी थी। और ये बात जो है भारतीयों को जो है ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि गौ तथा सुअर दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए जो है ये जायज नहीं है, गौ तथा सुअर। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि भारतीयों ने विद्रोह किया। उसमें जो पहले भारतीय थे वो कौन थे, वो थे मंगल पांडे। तो आप यहां पर अगला पॉइंट देख सकते हैं कि 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, तो जिन्होंने क्या किया, पहली बार इनका क्या किया, विद्रोह किया। अच्छा, मंगल पांडे के नाम से जो है एक मूवी भी है, आप वो मूवी देख सकते हैं जिसमें जो है आमिर खान है। तो देखिए मूवी भी कभी कभी जो है इतिहास को जानने का एक अच्छा माध्यम हो जाता है, एक मनोरंजन भी होता है और उसमें आपको कुछ सीख भी मिलेगी। तो मंगल पांडे आप देख सकते हैं मूवी। एक मूवी और भी है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, वो भी आमिर खान की ही मूवी है, जिस फिल्म का नाम है लगान। ठीक है, उसमें भी कर से संबंधित कुछ मामला रहता है और उसमें आमिर खान और उनके पूरे जो टीम होती है वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं। तो एक बार आप उन मूवी को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इतने बड़े विद्रोह के बाद क्या हुआ कि 1857 का जब विद्रोह होता है तो ब्रिटिश संसद में फिर क्या हुआ, हंगामा हो गया। ब्रिटिश संसद में यह बात उठने लगी कि इसका जो जिम्मेवार है, इतनी बड़ी जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ, तो इसका जो जिम्मेवार है कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो फाइनली क्या होता है कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे पूरी तरह से भारत में क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और यहीं से आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं 1858 के भारत सरकार अधिनियम की। तो आइए देखते हैं हम लोग 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसका पहला कंटेंट यहां पर यह है कि इसे किस रूप में जाना गया, इस अधिनियम को किस रूप में जाना गया। तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के रूप में जाना गया। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के रूप में जाना गया। क्यों इस रूप में जाना गया, क्योंकि आपको पता है 1857 की क्रांति में भारतीय जो है कितने आक्रोशित थे, कितने उद्वेलित थे अंग्रेजों के प्रति।
ठीक है। तो उन्हें ये दिखाने के लिए कि हम भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये अधिनियम ला रहे हैं। अब दूसरा कंटेंट आप यहाँ पर यह ध्यान में रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये लाया गया था। तो इसमें यह मेंशन किया गया कि इस अधिनियम को लाने का जो उद्देश्य है वो है भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना। भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अधिनियम ला रहे हैं। अब इस अधिनियम के तहत किन किन चीजों को समाप्त किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो पहला तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पहला कंटेंट आप यहां पर ये देख लीजिए इसका कि इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य को सीओडी देखते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक कार्य था उसको बीओसी देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही तो ये दोनों संस्था को भी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अगला कंटेंट देख सकते हैं कि इसने सीओडी तथा बीओसी को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन प्रणाली क्यों कहा गया यहाँ पर, क्योंकि इनके माध्यम से दोहरा शासन था, व्यापारिक कार्य ये देखते थे और राजनीतिक कार्य ये देखते थे। तो इन दोनों व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगला कंटेंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष शासन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, तो अब डायरेक्ट शासन भारत पर किसका हो गया, तो डायरेक्ट शासन हो गया ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश सरकार का भारत पर क्या हो गया, इस अधिनियम के तहत डायरेक्ट जो है नियंत्रण हो गया। तो इसमें आप यह ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथों में, विक्टोरिया उस समय की महारानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया थी, तो महारानी विक्टोरिया के हाथों में जो है भारत का शासन चला गया। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में, अब भारत का जो राजस्व है वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के क्या चला गया, नियंत्रण में चला गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उनके नियंत्रण में था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही तो डायरेक्ट उनके नियंत्रण में क्या हो गया, चला गया। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, पद नाम में परिवर्तन किया गया। किनके पद नाम में परिवर्तन किया गया, तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा। ठीक है ना, पद नाम में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो हमने अभी आपको बताया कि 1857 का जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस समय में जो गवर्नर जनरल थे, इस समय में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। उनका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो अब इन्हीं जो ये जो गवर्नर जनरल थे 1858 के अधिनियम में क्या किया गया, एक साल बाद इन्हीं के नाम को क्या कर दिया गया कि अब ये गवर्नर जनरल नहीं कहलाएंगे, अब ये वायसराय कहलाएंगे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग, और इन्हें ही वायसराय कहा गया। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन हो गए, वो भी लॉर्ड कैनिंग हो गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे, बताइए, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से लेकर 1862, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो कंटेंट है कि नया पद, नए पद, एक नए पद का गठन किया गया। तो इस अधिनियम ने, मतलब इसने भारत के राज्य सचिव नामक नए पद का क्या किया, गठन किया, और सहायता के लिए इन्हें 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद दी गई। तो क्या किया गया, एक नए पद का गठन हुआ भारत के राज्य सचिव का, और भारत के राज्य सचिव का जो गठन हुआ था, भारत के राज्य सचिव पद का जो सृजन किया गया था, नए पद का गठन किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था, ब्रिटेन में किया गया था, है ना। भारत से संबंधित जो भी मुख्य फैसले होंगे वो कौन लेंगे, भारत के राज्य सचिव लेंगे, और इनको 15 सदस्य जो है सहायता के लिए दिया गया इनकी टीम में। तो पहले जो भारत के पहले राज्य सचिव कौन बने, तो भारत के पहले राज्य सचिव थे लॉर्ड स्टैनली। कौन थे, लॉर्ड स्टैनली, मतलब फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अंग्रेजी में भी नाम याद रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं राज्य सचिव को। तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, लॉर्ड स्टैनली थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में इसमें रखिएगा कि भारत राज्य सचिव कैबिनेट का सदस्य होता था। कहां के कैबिनेट का, तो ब्रिटेन की जो संसद थी वहां की कैबिनेट का क्या होता था, सदस्य होता था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था, उत्तरदायी था। कहने का मतलब है कि भारत से संबंधित कोई भी नियम बनाने हैं, कोई भी कानून बनाने हैं, तो उसके लिए ये क्या थे, ब्रिटिश संसद के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि राज्य सचिव भारत के राजनीतिक प्रमुख थे। भारत के राजनीतिक प्रमुख के रूप में
इसे जो है मेंशन किया गया कि भारत के ये क्या होंगे, राजनीतिक प्रमुख होंगे। अब देखिए कि इनकी परिषद एक निगमित निकाय थी। निगमित निकाय मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉडी, इसका मतलब है कानूनी माध्यम से इसको बनाया गया था, इस निकाय को, इस संस्था को, थी, जिन्हें भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, है ना, केस करने का अधिकार था, इन्हें मुकदमा करने का अधिकार था। तो ये पॉइंट भी क्या कीजिएगा, आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम लोग जो है अब 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न बने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों की ओर। तो आइए हम लोग प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये जो पहला प्रश्न है ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। क्या है ये प्रश्न, आइए देखते हैं कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। अभी भी हमने बताया कि भारत सचिव का पद जो है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पर ए में देखिए क्या है कि मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है, ये बिल्कुल गलत उत्तर है। बी में क्या है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1858, ये सही है, अभी आपने देखा इसके बारे में। तो सी क्या होगा, भारत परिषद अधिनियम 1861, गलत होगा। और डी जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है ये 2020 के एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। क्या है ये प्रश्न, तो वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित जो है की थी। तो मैंने अभी आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब समाप्त कर दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी सत्ता थी वो किसको ट्रांसफर हो गई, तो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को ट्रांसफर हो गई। और ये किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ये हुआ था। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है ये क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1833, ये गलत है, ठीक है। बी में देखिए क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1835, ये भी गलत है। सी में देखिए क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1947, ये भी गलत है। और डी में देखिए क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1858, ये उत्तर जो है बिल्कुल ही सही है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा डी, ठीक है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है एनडीए 2017 में पूछा गया है। क्या है ये प्रश्न, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, याद कीजिए मैंने बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको कहते हैं, भारत के राज्य सचिव को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत के राज्य सचिव का गठन कब हुआ था, 1858 के भारत सरकार अधिनियम में हुआ था। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। तो ये भी जो है 1858 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए पहला क्या है, द काउंसिल एक्ट 1861, ये गलत है। बी में देखिए क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1858, ये बिल्कुल सही है। तो मॉर्ले मिंटो सुधार जो सी ऑप्शन है ये गलत होगा। और जो डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है ये CISF 2023 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। अभी हमने बताया कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल थे और उन्हीं को क्या किया गया, वायसराय बना दिया गया भारत का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। तो ये जो ए में है क्या है, लॉर्ड डलहौजी, ये नहीं होगा आपका। बी में क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी गलत उत्तर है। सी में क्या है आपका, लॉर्ड कैनिंग, ये बिल्कुल सही उत्तर है। और डी में क्या है आपका, अर्ल ऑफ मेयो, ये बिल्कुल गलत उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो आइए हम लोगों ने क्या की, प्रश्नों की चर्चा कर लिया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अगला जो हमारा जो होगा अधिनियम होगा वो होगा 1861, 1892 और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो इन अधिनियमों की चर्चा हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी अपना साथ बनाए रखें, इसी तरह से प्यार देते रहें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।